गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं खानवा की लड़ाई के बारे में। खानवा की लड़ाई इसलिए बात किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में राज्यसभा सांसद अ, उत्तर प्रदेश से सपा के सांसद हैं, कोई सुमन है, उनका नाम सुमन है। और रामजी लाल सुमन का नाम, पूरा नाम जो है वो रामजी लाल सुमन है। और उन्होंने एक बयान दिया था। राणा सांगा जो है वो गद्दार है। और ये बाबर को राणा सांगा ने इनवाइट किया था और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। उसी के बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा की लड़ाई हुई थी। तो खानवा कहाँ स्थित है और 1527 में ये लड़ाई लड़ा गया था। और उससे पहले बाबर जो है वो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में लड़ाई लड़ा, इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा। तो क्या जो रामजी लाल सुमन जो अपना बयान राज्यसभा में दिए हैं वो क्या सत्य है, या फिर कहीं से उड़ता हुआ तीर अपने आप को ले लिए हैं, या कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके ये बयान दिए हैं, इतने बड़े पोस्ट पे रह करके राज्यसभा सांसद है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उस तरह से बयान दिए। इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस तरह का खानवा का लड़ाई जो है वो कहाँ लड़ा गया था और किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे। ये पिक्चर जो है वो प्राचीन काल में जो दिल्ली सल्तनत जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ये आपका दिल्ली सल्तनत है। तो इब्राहिम लोदी इस पे राज कर रहा था। ये इब्राहिम लोदी इस पे शासन कर रहा था। ये इतना बड़ा एरिया था इब्राहिम लोदी। ये आपका जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये आपका मेवाड़ है जो अभी राजस्थान में स्थित है। मेवाड़ का है और यहाँ राजपूत राजा हुआ करते थे। और राजपूत राजा में राणा सांगा जो है वो मेवाड़ पे शासन करते थे। उस इधर आप पूरा का पूरा पिक्चर देख सकते हैं। ये बेरार है, ये खानदेश है, गोंडवाना है, बुंदेलखंड है, गुजरात है। इस तरह से पूरा का पूरा मानचित्र था उस समय। तो हम लोग पूरा ग्रेटर भारत कह सकते हैं। अभी जो है वो कट गया है, बांग्लादेश अलग बन गया, पाकिस्तान अलग बन गया, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। ये पंजाब का प्रांत है जिसमें दौलत खान लोधी जो है वो शासन कर रहे थे और इब्राहिम लोधी शासन कर रहे थे। और 1526 में इब्राहिम लोधी के द्वारा अ, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये पानीपत है, दिल्ली के नज़दीक है, वहाँ लड़ा गया था। और इब्राहिम लोदी जो है उस में हार गए थे। और आपका बाबर जो है वो थे। और आपका मुगल काल का संस्थापक बने, मुगल काल का इस्टेब्लिशमेंट की। मुगल है वो पूरा 1526 से लेकर के 1617 साल, 1600 तक पूरा अच्छे से शासन किया। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों का हुकूमत रहा भारत पे। वो खैर बाद की बात है। आज हम लोग बात करने वाले हैं खानवा का लड़ाई के बारे में। तो भारतीय इतिहास में कई शासकों ने संघर्षों और युद्धों में भाग लिया है, जिनमें कलिंग युद्ध है। पानी ये आपका कलिंग युद्ध आपका उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग अशोका जीते थे। पानीपत की लड़ाई है। विभिन्न एंग्लो इंडियन युद्ध है जिन्होंने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और इस क्षेत्र पर एक अस्थायी छाप छोड़ी। इनमें खानवा की लड़ाई भी शामिल है। 1527 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और राजपूत संघ के प्रमुख राणा सांगा के बीच में राजस्थान के भरतपुर के बाहर खानवा के मैदान में लड़ी गई थी। भरतपुर के बाहर खानवा का मैदान है, वहां लड़ा गया था। अभी ये राजस्थान में ही पड़ता है खानवा। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि खानवा आखिर में कहाँ है। खानवा राजस्थान में ही है, भरतपुर के नज़दीक। और ये ग्राउंड में लड़ा गया था। इस तरह का आप पिक्चर ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से खून की नदियां बह रही है, कैसा
मंजर रहा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह का मंजर रहा होगा। हालांकि अधिकांश इतिहास की किताबें और ऐतिहासिक फिल्में इस युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देती है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह लड़ाई भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में कई अन्य युद्धों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। इसने बारूद और तोपों जैसी नई युद्ध रणनीतियां की शुरुआत की थी, जिनका इस्तेमाल मुगलों ने पानीपत की लड़ाई के दौरान लोरियों के खिलाफ भी किया था। पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ा गया था और ये 1527 में लड़ा गया था। पानीपत की लड़ाई में जो इक्विपमेंट यूज़ किए थे मुगल, वही इक्विपमेंट जो है वो यहाँ यूज़ किया गया था। राणा सांगा ऐसा नहीं है कि 1527 में युद्ध हार गए थे। इतिहास क्या कहता है वो एक अलग पार्ट है। वो इतिहासकार का अलग अलग राय है इस पे। ये डिबेट का चीज़ है, ये अलग बात है। लेकिन ये हम लोगों को पढ़ाया गया कि राणा सांगा इस युद्ध में हार गए थे, बाबर जीते थे। लेकिन इनका जो राणा सांगा का जो पराक्रम का जो परिचय है, वो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वैसा योद्धा जिन्होंने अपना पूरा शरीर पे 100 से अधिक जख्में खाई हों, उनका एक हाथ नहीं था, एक आँख नहीं था, और उसके बाद भी 1527 में अगर लड़ता है, तो जाबाज ही होगा, वो योद्धा ही होगा, जो एक आँख, एक हाथ ना होने के बाद। और उस समय जब उस तरह का अभी मेडिकल सुविधा है, और उस समय क्या हुआ करता था आप जान सकते हैं। तो उतना टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद, जिसके हाथ, जिनके नाक, आँख नहीं है, जख्मे हैं शरीर पे, और उसके बाद भी युद्ध लड़ा, उससे बड़ा बहादुर और उससे ज़्यादा ताकतवर कोई हो नहीं सकता। जी, युद्ध तो वही जीता जो साहस और लड़ा, वही जीता। तो आप इतना ये चीज़ समझ सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले वॉर लड़ा जाता था। हाथी घोड़ा लड़ाई में होता, प्रोटेक्शन के लिए ये सब रहता था। पूरा का पूरा शरीर जो है वो पैक रहता था। उस समय तो गोला बारूद हुआ नहीं करते थे। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। यद्यपि वह भारतीय जलवायु और स्थलाकृति को नापसंद करता था, जैसे कि उसने बाबरनामा में उल्लेख किया है। मुगल सम्राट ने यही रहने और अन्य भारतीय सरदारों को हराकर अपना अधिकार स्थापित करने का विकल्प चुना था। आप ये देख सकते हैं कि ये राणा सांगा का पिक्चर है। ये राणा सांगा है जिसमें ये हाथ इनका जो है वो वॉर में ही कट गया था। एक आँख, ये आँख देख सकते हैं, आँख भी जख्मी है इनका। और उसके बाद भी अगर ये लड़ाई करते हैं तो इनके जैसा ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े बहादुर, कितने बड़े जाबाज थे। सीखने का है ना? ये हमारे पूर्वज हैं और इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें गर्व होनी चाहिए कि ऐसे योद्धा जो अपने देश को, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़े और अपने जनता को अपने जीते जी प्रोटेक्शन देते रहे। तो इस तरह का शासक आज होना चाहिए। और अभी जो शासक हैं, वो अगर इस तरह का दृढ़ संकल्पी हो, तो कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता है, और देश जो है दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर सकता है। तो इनका बहादुरी और पराक्रम पे कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता। ये बाबर है जो एक लुटेरा कह सकते हैं। बाहर से आया था, आक्रांता था, लूटने के मकसद से आया था, लूट खसोट करके और भागने के फिराक में रहता था। यहाँ लोग अच्छे नहीं थे, कुछ आक्रांता के साथ में मिल गए। और जब एक कहावत होता है कि घर का भेदी लंका डाहे, अगर आप अपने घर में ठीक नहीं हैं, अगर आप विषण जैसे आपके भाई हैं, तो आप हार जाइएगा। वही हिंदुस्तान में आज भी देखने को आपको मिलता होगा कि कैसे सामने वाला को कैसे हम नीचा दिखाएं, कैसे हम गिराएं, कैसे लड़ झगड़ करके बांटो और राज करो का नीति अगर अप्लाई होता है भारत पे, तो ये कुछ ना कुछ तो हम लोगों में कमी है, तभी तो अप्लाई होता है। ये सोचने वाली बात है। और ये कहीं से भी ये भारत का पूर्वज नहीं है। ये एक तरह का आक्रांता है, तेरा है। लूट करके भारत लूटने की दृष्टि से आया था, लूटा था, शासन करने की दृष्टि से आया था। ये कतई भारत का नहीं हो सकता।
जो भारत का नहीं है वो राष्ट्र प्रेमी कैसे हो सकता है, इस मिट्टी का कैसे हो सकता है, ये मिट्टी की सुगंध उसको कैसे मिल सकती है, इतना ही काफ़ी है। आप ये देख सकते हैं कि हालांकि इस दौरान मेवाड़ के राणा सांगा का मानना था कि बाबर दिल्ली से खजाना लूटने के बाद काबुल लौट जाएगा, जिससे उसे दिल्ली और आगरा के प्रांतों पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। जब यह स्पष्ट हो गया कि बाबर भारत में रहने का इरादा रखता है, तो राणा सांगा ने राजपूतों और अफगानों का एक बड़ा गठबंधन बनाया, जो बाबर के बढ़ते अधिकार से डरते थे। आप ये देख सकते हैं फिर से ये युद्ध की तस्वीर है जो खानवा का युद्ध में लड़ा गया था का तस्वीर है। आप देख सकते हैं कैसे लोग लड़ाई लड़े होंगे। इस गठबंधन का जो अफगान के साथ में मुख्य उद्देश्य बाबर को भारत से बाहर खदेड़ना और उसे अफगानिस्तान तक सीमित रखना था। मार्च 1527 के शुरुआती महीनों में बाबर को पता चला कि अफगानों और राजपूतों के एक सेना आगरा में उसके गढ़ की ओर बढ़ रही है। राजपूत और अफगान हमले की खबर से चिंतित बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्रेरक भाषण दिया और अपने समर्पण के प्रतीक के रूप में शराब से रहने की शपथ ली। आप ये देख सकते हैं, ये भी लड़ाई का पिक्चर है। घोड़ा, हाथी, तलवार, ये सब मेन इक्विपमेंट होता था लड़ाई लड़ने का। खानवा की लड़ाई से पहले बयान में मुगलों और राजपूतों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बाबर ने खुद बाबरनामा में इस मुठभेड़ का वर्णन करते हुए लिखा है, काफिरों जिसको हिंदू कहते हैं इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी कि मुगल सेना लगभग पूरी तरह खत्म हो गई थी। अब समझिए कि कैसा था हिंदू और आज कैसा हो गया हिंदू, सोचने वाली बात है। बयाना में सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना हमसे ज्यादा संख्या में थी और उसने हमारे सैनिकों का मनोबल गिरा दिया था। राजपूत कमजोर नहीं होते थे, आप ये देख सकते हैं। बाद में मार्च 1527 में खानवा की निर्णायक लड़ाई हुई, में सांगा की सेना की करीब 2 लाख सैनिक के साथ बाबर के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। मुगलों से बड़ी ताकत होने के बावजूद राजपूत में असफल रहे। लेकिन क्यों? इतिहासकार विलियम एस्किन के अनुसार बाबर की सफलता केवल ताकत के कारण नहीं, बल्कि रणनीतिक योजना और उन्नत हथियारों के प्रभावी इस्तेमाल के कारण हुई। बाबर उस समय भी युद्ध हार चुका था। आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई राजा अगर प्रजा के लिए उस कंडीशन में भी खड़ा है, जब उसका जान, एक हाथ, एक आंख नहीं है, 100 से अधिक वो जख्मी हो चुका है और उसके बाद भी अपने प्रजा के लिए खड़ा है, तो वैसा राजा जीत ही गया होगा। ऐसा राजा युद्ध जीत गया है, हार करके भी जीता हुआ मानना चाहिए, क्योंकि वैसा साहस, वैसा मनोबल कोई जीता हुआ साहसी व्यक्ति में ही हो सकता है। यह जानते हुए कि राजपूतों की संख्या उसकी सेना से कहीं ज्यादा है, बाबर ने आग्नेयास्त्रों से लैस किलेबंद शिविरों पर आधारित एक रक्षात्मक रणनीति तैयार की। उसने अपने विरोधियों पर विनाशकारी प्रहार करने के लिए बंदूकों और तोपों का इस्तेमाल किया था, जिनके पास आग्नेयास्त्रों की कमी थी। फायरिंग पोजीशन को आपस में जुड़ी गाड़ियों द्वारा सुरक्षित किया गया था, जिसमें सवार सेना और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह होती थी। आप राजपूत की हार का एक अन्य प्रमुख कारण सांगा के सहयोगियों में से एक हादी तोमर का विश्वासघात था। जब तक आपका विश्वासघात कोई नहीं करता है, तब तक आप हार नहीं सकते। कह सकते हैं, एक कहावत है कि कोई ना कोई विभीषण रहा होगा। अगर घर का भेदी लंका ढाहे वाला अगर कहानी नहीं होता, वो युद्ध भी राणा सांगा जीत गए होते। राणा सांगा 60 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, सभी में जीत हासिल की। बाबर उसके सामने कुछ भी नहीं था। बाबरनामा में ये खुद बाबर ने ही लिखा है, पक्ष में चला गया, जिससे युद्ध की गति बदल गई। सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। हलवाड़ के अज्जा छाला ने कमान संभाली और अपनी मृत्यु तक बहादुरी से लड़े। बाबर की अच्छी तरह से निष्पादित रणनीति, बेहतर घुड़सवार मारे गए, विशेष रूप से डूंगरपुर के रावल उदय सिंह और कई राठौर और चुड़ावत सरदार भी में शामिल हुए थे। होश में आने के बाद सांगा ने
बाबर पर फिर से हमला करने का संकल्प लिया और अपनी सेना का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि उसके सरदारों ने एक और भयावह हार के डर से आगे की लड़ाई रोकने के लिए जहर दे दिया गया। ये इतिहासकार का मानना है, लेकिन सच्चाई ये है कि राणा सांगा बहुत पराक्रमी और हिम्मत वाले थे। सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को मांडलगढ़ के पास हुई और बाद में इस सम्मान में एक स्मारक बनाया गया। खानवा में बाबर की जीत ने उत्तर भारत में मुगलों की किया, जबकि राजपूत शक्ति के पतन की चिन्हित किया गया था। राजपूतों पर बाबर की विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत का संकेत दिया था और इस तरह से ये खानवा का लड़ाई जो है वो लड़ा गया था। आप इसमें से पूरा का पूरा निचोड़ आप दो बात पर रख सकते हैं। खानवा की लड़ाई में बाबर जो है वो राणा सांगा को इस पर इसलिए जीत हासिल किया कि राणा सांगा की टीम में जयचंद था। राणा सांगा की टीम के मेंबर जो है, कुछ मेंबर, एक दो वो विश्वासघात किए, तभी ये लड़ाई जीत पाया था बाबर। कूटनीति के तरीके से जीत पाया था। आज भी सेम चीजें भारत पे लागू है। भारत में सब कुछ आंख के सामने घटित होने के बावजूद जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो देख करके अपने फायदे को देखते हुए लोग जो है वो मुंह चुप रखे हुए रहते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था। तो बिल्कुल वही पूर्वज का खून ही है जो आज भी दौड़ रहा है। और गद्दार कौन है और कौन ईमानदार है, कौन देशभक्त है, से कोई सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं है। देशभक्त वही है जो सामने हार खड़ा हो और उसके बाद भी लड़ने के लिए तैयार हो, उसी को देशभक्त कहते हैं। सामने हार खड़ा हो और जो मर मिटने के लिए देश मट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, उसी को देशभक्त कहते हैं। जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपका क्या राय है राणा सांगा और बाबर के बारे में, आप जरूर कमेंट करके बताएं।